प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में +2 कक्षा 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग। वैसे हमने 3 कवि करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से कुंवर नारायण की जो कविताएं हैं वो वीडियो के द्वारा आपके पास मुख्य बातें बताते हुए भेज रहा हूँ। प्यारे बच्चों, वैसे हमने जूम के द्वारा आप लोगों को ये सब कविताएं पढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के सामने ये वीडियो भेज करके इस कविता को और अच्छा बनाना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे कवि के बारे में हमने पढ़ लिया था, कवि के बारे में हमने बता भी दिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ से पढ़ते हैं। 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह। कुंवर नारायण ने की रचनाएं जो है परिवेश है, हम तुम हैं, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों से हमारी रचनाएं जो थी वो इन दिनों से जो अपने सिलेबस में है वो हम पढ़ा रहे हैं। आत्मजयी, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य, प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्यारे बच्चों, ये सब पुरस्कार जो कुंवर नारायण जी को मिल चुके हैं। इसके बाद उनके खुद के जो विचार थे वो साहित्य में हैं। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यानी कि लंबे समय के बाद उन्होंने बताया कि जो विचार और भाव मेरे सामने आए तो मैंने उनको विचारों को आपके समक्ष में प्रस्तुत करता चला गया। प्यारे बच्चों, आगे कहता है कवि का विचार जो है वो हम पढ़ रहे हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले, गर्द डस्ट कहते हैं, वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व के दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी तथा कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन, वास्तव में अखबारों का जो सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन की मुकम्मल तौर पर समझने वाले एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संयम, संप्रभम और प्रश्नानुकूल उनकी कविताओं में एक बीज शब्द है, यानी कि विषय के अनुसार जुड़े हुए हैं, विषय के अनुकूल वो सब बोलते हैं, लिखते हैं, वे यथार्थवादी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, कुंवर जी की पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। नगरीय संवेदना के कवि हैं। प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को आपको देखना है कि कैसे लिखा जाता है। विवरण उनके यहाँ ये नहीं के बराबर हैं। व्यक्तिक और सामाजिक उहापों की तनावपूरी, जो उहापो होता है तर्क वितर्क का, तनावपूरी व्यंजकता से सामने आता है। एक और कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि से नोच खरोच, हिंसा प्रतिहिंसा में सहमे हुए हैं। संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में भी पढ़ी जा सकती हैं। प्यारे बच्चों, ये है कविता का सार, कविता का भाव।
ये पूरी कविता का निष्कर्ष है। एनसीईआरटी का निष्कर्ष हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इन्हीं के आधार पर प्रश्न बनते हैं, इन्हीं के आधार पर नए प्रश्न आते हैं। जिस विद्यार्थी ने एनसीईआरटी का सार ध्यानपूर्वक पढ़ा है वह अवश्य ही प्रश्नों को सही तरीके से टू द पॉइंट सोल्व करेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो हमारी दो कविताएं हैं कुंवर नारायण जी की, उनमें क्या क्या कहा गया है। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों, याद रखें, इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद, अस्तित्व को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में, यांत्रिकता होता है इस मशीनी युग, मशीनी युग के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा मानते हैं। लेकिन कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। एक तो प्रकृति है, दूसरी तरफ कदम बढ़ाता हुआ भविष्य की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है फूल के खिलने के साथ। तीन बातें करता है यहाँ पर कवि, जो चिड़िया के बच्चे और फूल तथा जो इसके बाद में बच्चों की बात करता है, फूल की बात करता है और चिड़िया की बात करता है। तो ये कवि तीनों के बारे में और कविता से तुलना करता है। प्यारे बच्चों, आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति, उसका जो समाप्त है, वो जो उसका पुरजोर एकदम जो परिणति है, यानी कि एकदम जो सबसे ऊंचाई पर है वह निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। मान लिया बात को। कविता भी शब्दों का खेल है, कविता भी एक शब्दों के से बना हुआ खेल है। और यहाँ शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं केवल। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जहाँ देखो, इसलिए यही जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा, यानी कि प्रश्न नहीं बनते हैं, हर बात को समझने का प्रयास करना है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। जहाँ पर मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए होते हैं वे बंधन अपने आप तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की भी सीमा नहीं। दूसरी कविता में बात सीधी थी पर जो दूसरा नहीं, ये दूसरी कविता है प्यारे बच्चों, इसकी दूसरी कविता है। दूसरी कविता बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, संग्रह संकलित है। कविता के कथ्य और माध्यम से द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खाका होता है, यानी कि जो पेज होता है, किल के लिए जो पेज होता है उसका निश्चित खाका होता है। उसी खाके के अंदर वह पेज काम करता है, जो पेज हम जो किल की तरह से लगाते हैं। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के लिए पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। वास्तविकता है कि जो सही बात सही अर्थ से जुड़ करके काम करे, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं काम करती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है, आसानी से उसके साथ हम जुड़ते चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं कविता पर। हमारी दो कविताएं हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कविता के बहाने, ये सब कार्य जो हो रहा है ये सब कविता के सानिध्य में हो रहा है, कविता के बहाने हो रहा है। कविता से जुड़ना चाहते हैं लेकिन ये सब बहाना है। कवि कहता है कि कार्य तो और भी बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन कविता को जो बहाना है उसके बारे में कवि कहता है कविता एक उड़ान है। कवि कहता है कि कविता तो एक उड़ान है,
इसका हम सौंदर्य बता चुके हैं, आपको प्यारे बच्चों पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार दोबारा से मैं आपको ये सब बातें बताने जा रहा हूँ, इसलिए मोटी मोटी बातों से आपको रूबरू करवा करके और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। प्यारे बच्चों, ये खड़ी बोली की कविता है। शिल्पगत सौंदर्य की बात करूं तो खड़ी बोली की कविता है। इस कविता में तत्सम तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली है तथा कविता में जो अनुप्रास अलंकार आ रहा है और भी जो अलंकार आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। और प्रतीकात्मकता है कविता में, लाक्षणिकता है कविता में, और कविता मुक्तक छंद में है। कहीं कहीं तुकांत अच्छा बनता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता तो एक उड़ना है, चिड़िया का तो बहाना है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है, कविता भी उड़ती है, कविता बहुत ऊंचाइयों तक उड़ती है, चिड़िया का तो एक बहाना है। कहने का अभिप्राय है कि चिड़िया उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता इतनी ऊंचाई तक उड़ती है, उसको चिड़िया नहीं जान सकती, चिड़िया उसको भली भांति नहीं समझ पाती है। इसलिए कविता की उड़ान बहुत ऊंची है। बाहर भीतर, बाहर से देखें, भीतर से देखें, इस घर देखें, उस घर देखें, कविता के पंख लगा उड़ने की माने। यदि कविता के पंख लगाकर उड़ने की माने तो चिड़िया क्या जाने, चिड़िया को क्या पता कि कविता किस प्रकार उड़ती है, कितनी अधिक उड़ती है, कितना अच्छा उड़ती है। प्यारे बच्चों, कविता एक खिलना है। कवि कहता है कि कविता का एक खिलना है। कविता भी एक खिलती है, कविता भी खिलती है। जैसे कि बताया चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार से कविता उड़ती है। कविता फूल खिलता है, वैसे ही कविता भी खिलती है, अच्छी लगती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, फूलों का तो बहाना है, फूलों की क्या पता। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना फूल नहीं जान सकते। कविता का खिलना भला फूलों को क्या पता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का एक खिलना है, फूलों का तो बहाना है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल क्या जाने कि किस प्रकार से उड़ते हैं, किस प्रकार खिला जाता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बाहर से देखें, इस घर से देखें, उस जगह से देखें। कहने का अभिप्राय है प्रत्येक स्थान से देखें। बिना मुरझाए महकने की माने, बिना मुरझाए हुए यदि महकने की माने तो फूल क्या जाने, फूल का कुछ नहीं पता। यानी कि सबसे ज़्यादा फूल को इस बात का नहीं पता कि कविता कितनी खिलती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता भी एक खेल है, कविता भी एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों का तो बहाना है बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने की माने बच्चा ही जाने। यह घर वह घर, इनकी प्रत्येक स्थान की बात करें तो सब घर एक कर देने की माने तो बच्चा क्या जाने, बच्चे को नहीं पता कि किस तरह से कविता खिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता थी छोटी सी, और इसके अर्थ को हम समझा चुके हैं, इसके बीच के प्रश्नों को हम छटवा चुके हैं आपके सामने। और इसी तरह से हमारी जो ये दूसरी कविता है ये आपके सामने प्रस्तुत है। इस कविता को भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। बात सीधी थी पर, कवि कहता है कि बात सीधी थी पर। पहले हम बता चुके हैं कि कई बार हम बात को प्रभावशाली और ज़्यादा व्यंजक और ज़्यादा उसको दूसरे के सामने अच्छे से प्रस्तुत करने के चक्कर में कई बार हम भाषा से खेलने लग जाते हैं, भाषा से खेलते हैं। लेकिन कई बार भाषा के साथ खेलते खेलते ऐसा हो जाता है कि भाषा हम पर ही मजाक करने लग जाती है, हमसे ही कुछ कहने लग जाती है कि आप भाषा को इतना तोड़ते मरोड़ते क्यों हो, ताकि उसका अर्थ ही समाप्त हो गया। तो कई बार हम पर भाषा भी, हम पर कविता भी, हम पर जो शब्दों का गठन है वह मजाक करने लग जाता है। प्यारे बच्चों, बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में कवि कहता है। इस कविता की भी विशेषता वही है, यह कविता प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है कविता में, और संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग है कविता में, प्रतीकात्मकता है। और कविता में जो मुक्तक छंद है, ये कविता गाई नहीं जा सकती है, गेयता का आधार नहीं है।
तो कवि कहता है बात सीधी थी, पर बात सीधी थी। एक बार मैं कोई बात कह रहा था और बात सीधी थी, पर क्या हुआ, एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, जरा थोड़ी सी। देखो नुक्ता लगाया हुआ। कवि कहता है बात सीधी थी, मैं कहना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में ऐसा हुआ कि वह जरा टेढ़ी फंस गई, तिरछी फंस गई। क्यों? मैं उस बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बताने जा रहा था। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, उसे यानी कि उसी बात को पाने के चक्कर में, यानी कि जब मैं उसमें उलझ गया, बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में उलझ गया, तो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, इधर उधर किया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने, या बात सही हो, या तो बात बने, या फिर भाषा के बाहर आए, भाषा के चक्कर से बाहर आए, या तो मैंने उसको तोड़ा मरोड़ा। कभी कहेगा कि प्रश्न बनेगा कि भाषा को क्यों तोड़ा मरोड़ा? क्योंकि कभी बाहर आना चाहता था, कभी उस समस्या से मैं फंस करके बाहर निकलना चाहता था। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और अधिक पेचीदा होती चली गई, और अधिक पेचीदा से मतलब मुश्किल भरी हो गई। इनकी मैं बात से बाहर निकलना चाहता था, मेरे सामने दर्शक बैठे हुए थे, मेरी बात को सुन रहे थे, मैं उससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बात और अधिक पेचीदा यानी कि मुश्किल से भर गई। ये पैरा इम्पोर्टेंट कई बार परीक्षा में आता है। प्यारे बच्चों, में बता भी चुका था, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, पूरी मुश्किल को, सभी मुश्किल को धैर्य से, मैंने धैर्य नहीं रखा, मैं तुरंत उसकी कार्रवाई में लग गया। बात से बाहर आने के चक्कर में, समस्या से बाहर आने के चक्कर में मैं मुश्किल को समझे बिना ऐसे लग गया, पेज को खोलने की बजाय यानी कि भाषा रूपी पेज, जैसे हम दीवार के अंदर पेज लगाते हैं, लकड़ी में पेज लगाते हैं, वैसे ही कहता है कि भाषा रूपी पेज को खोलने के बजाय हम बेहतर कसता चला गया, और अधिक उसे आगे मैं और अधिक टाइट यानी कि और अधिक मुश्किल पूर्ण बनाता चला गया। मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, बेहतर तरीके से कसता चला गया था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, इस कारनामे पर, इस समस्या पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। व्यंग्यात्मक शैली। कवि कहता है कि जब मैं लोगों के सामने बात कहना चाह रहा था, तो जो लोग बात सुन रहे थे वे साफ सुनाई दे रही थी, उन लोगों की तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। उनको साफ मेरे को लग रहा था कि ये मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इस कर्तव्य पर, इस कारनामे पर, इस कार्य पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी जो तमाशबीन थे, जो मेरी बात को सुनते थे, तमाशबीन, शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका हुआ मुझे जिसका डर था। कवि कहता है कि वही हुआ जिसका मुझे डर था, समस्या वही बन गई जो मैं सोच रहा था। क्या हुआ? जोर ज़बरदस्ती के चक्कर में, जोर ज़बरदस्ती करते हुए बात की चूड़ी मर गई, बात अर्थहीन हो गई, बात का भाव ही समाप्त हो गया, और वह भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी, बेतरीके से घूमने लगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाया। हारकर, समस्या से भरकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। मैंने उसे कील की तरह ज़बरदस्ती से उसे ठोक दिया, ज़बरदस्ती से मैंने लगा दी। और कवि कहता है कि मैंने ज़बरदस्ती उसे थोप दिया कि लोगों के सामने, जैसे हम कोई पेज जैसे दीवार में या किसी लकड़ी में लगाते हैं और वह फ्री हो जाता है, तो हम ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर थोप देते हैं। ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा था, पर अंदर से न उसमें कसाव था, न उसमें कोई महत्वपूर्ण जो कसाव यानी कि बात थी, न ताकत थी, न मजबूती थी। बात ने
और उस बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, एक शरारत से भरे हुए बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे कह रही थी मुझे पसीना, यानी कि वही बात मुझसे मजाक करने लगी। मुझसे पसीना पूछते हुए देखकर पूछा इस बात के लिए, क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से सही तरीके से बरतना कभी नहीं सीखा? वह बात ही मेरे से, वह भाषा ही मेरे से मजाक करने लग गई कि आपको इस तरह से ज़बरदस्ती भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में इस तरह कर दिया। क्या आपको जीवन में सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सही तरीके से बरतना कभी नहीं सीखा आपने? ये बात मुझसे ही कहने लगी और मैं एक मजाक का पात्र बनते हुए उसके सामने खड़ा रहा और लोग मेरा तमाशा देखते रहे। तो कवि ने इस तरह से बताया। प्यारे बच्चों, इस कविता को एक बार आपको फिर से मैंने बता दिया है, ध्यानपूर्वक सुने, समझें और ये दोनों कविताएं जो प्रश्न हैं वो अपनी कॉपी में लिखें। इसके अर्थ ग्रहण संबंधी सौंदर्य बोध के प्रश्न भी पढ़ें, समझें। आपके लिए एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।